नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को राजनैतिक तौर पर खत्म करने की बीजेपी ने तमाम कोशिशें की और ये कोशिश कोई आज से शुरू नहीं हुई है। ये कोशिश चल रही है 2012-13 से। जब से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया है या कहिए कि बीजेपी आरएसएस ने उनको राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, तब से राहुल गांधी पे लगातार हमले हुए। राहुल गांधी को पप्पू कहा गया कि उसके लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए गए। मीडिया को लगाया गया, लोगों को लगाया गया। लेकिन समय के साथ राहुल गांधी ने अपनी छवि बदल ली और जो पप्पू की छवि थी, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ की छवि में तब्दील कर दी है राहुल गांधी ने। हालांकि राहुल गांधी को लेकर के जो है कानूनी तौर पे जजों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, उनकी अपनी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, दूसरी पार्टी के नेता, तमाम नेताओं के माध्यम से जो कहलवाया गया कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, राहुल गांधी को इतिहास की समझ नहीं है, राहुल गांधी को भूगोल की समझ नहीं है, राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, राहुल गांधी को वो नहीं बोलना चाहिए। पूरा ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक तरफ और पूरा पक्ष विपक्ष, उसमें कांग्रेस भी शामिल कर देता हूँ, इसलिए पक्ष बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक तरफ। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई जो है अपने तरीके से लड़ी और अब ये है कि राहुल गांधी को लोग सुनने लगे, राहुल गांधी को लोग समझने लगे हैं। और यही कारण रहा कि 2014 में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटने के बाद सीधे 44 सीटों पर चली गई, 2019 में 52 सीटों पर आई, वो 2024 में 99 सीटों पर आ गई। और केवल 99 सीटों पर नहीं आई, राहुल गांधी का ही वो प्रयास था कि बीजेपी या कहिए नरेंद्र मोदी का सपना पूरा नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी का सपना था, बीजेपी का सपना था, आरएसएस का सपना था 400 पार। कई नेताओं ने खुलकर कहा, कई नेताओं ने छुपकर कहा, कई नेताओं ने खुलकर उसके लिए काम किया, कई नेताओं ने छुपकर उसके लिए काम किया। लेकिन देश के नागरिकों ने राहुल गांधी की आवाज को समझा, उनकी बातों को समझा और 240 सीट पर अटक गई बीजेपी। बहुमत नहीं आया। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने सहारा दिया और सरकार बन गई। और सरकार बनी और सरकार ऐसे लग रहा है कि बीजेपी की ही सरकार है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है, ऐसा जो बीजेपी के जो फैसले हैं, बीजेपी की जो बातें हैं, उसमें दिखाई पड़ता है। जब भी कोई घटना होती है, वो चाहे पहलगांव की घटना हो या देश में हिंदू मुसलमान की घटना हो, कोई भी घटना होती है, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी साध लेते हैं, क्या कहिए कि बल्कि वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जैसे कहिए कि बीजेपी में मिल जाते हैं। आपको याद होगा वफ कानून पे जब बहस चल रही थी, विधेयक पे बहस चल रही थी संसद में, ललन सिंह ने किस तरीके की बातें की थी, ललन सिंह ने क्या बयान दिया था। ललन सिंह ने बीजेपी से आगे बढ़कर के बयान दिया था। अभी पिछले दिनों पहलगांव में जब घटना हुई और पहलगांव की घटना के बाद नरेंद्र मोदी जब अब था कि हाई लेवल मीटिंग की है उन्होंने, विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या बोलेंगे और कुछ मजबूत या कुछ कहिए कि ऐसी बात कहेंगे जिससे नागरिकों को विश्वास होगा कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। लेकिन क्या कहा वहां जाकर के? बिहार चले गए, वो पहलगांव नहीं गए, बिहार गए। बिहार जाकर के फिल्मी डायलॉग बोला, मिट्टी में मिला देंगे। 5-6 दिन हो गए, क्या हुआ? अब तक एनआईए जांच कर रही है कि जो दुर्घटना हुई, ये जो घटना हुई, जो हिंसक वारदात हुई, इसमें कौन लोग थे। ये अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो सवाल उठाया कि अगर आपको पता है कि पाकिस्तान ने किया है तो हमला करो, लेकिन सरकार मौन है, मीडिया मौन है। मीडिया बता रहा है कि ये जो पूछ पूछ करके पूछ पूछ करके मारा, इसी में मीडिया लगा हुआ है और मुसलमानों को विलेन साबित करने में मीडिया लगा हुआ है। लेकिन भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर अब तक मौन है। एक तरह से कहिए सरकार सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कहा गया कि बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और जो पानी है, सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। अब जो है पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा।
सच्चाई क्या है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी बताया। सब लोग जान रहे हैं सच्चाई क्या है, लेकिन विपक्ष के लोग भी जानते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग चुप है, राहुल गांधी भी चुप है। वो जानते हैं कि पुलवामा में जैसे हुआ, पुलवामा वाले मामले पे सवाल किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने, मीडिया ने उसको बदल दिया और अपने पक्ष में बुना दिया कि पुलवामा पे लोग सवाल कर रहे हैं, देश पे सवाल है, देशद्रोह है, सेना पे सवाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहा गया। और नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा के नाम पर वोट मांग लिया, लोगों ने वोट भी दे दिया। तो विपक्ष इस बार बड़ा सहमा हुआ है, बड़ा सहम सहम करके बोल रहा है। इसलिए वो सवाल तो किए कि चूक क्यों हुई, लेकिन सवाल का जो है जवाब नहीं मिला, तो प्रति प्रश्न नहीं किया विपक्ष ने। और वो जो सवाल विपक्ष को करने चाहिए थे, वो सवाल जो है अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया। हमारे जैसे कुछ और जो चैनल हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो अभी भी समझते हैं कि पत्रकारिता का धर्म है नागरिक की तरफ से बोलना, जो सवाल है उस सवाल को उठाना, उन्हीं लोगों ने सवाल उठाया है कि भाई चूक हुई तो क्यों हुई, और जिसने चूक की उसको क्या सजा मिली। और पाकिस्तान को जो आप धमकाया है आपने, जो है सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, कैसे रोकेंगे? अभी मुक्तेश्वरानंद बता रहे थे कि विशेषज्ञों से बात की, और पानी अगर रोकने के लिए हम तैयार भी होते हैं, उसकी योजना भी बनाते हैं, तो 20 साल लगेंगे, कितना पैसा खर्च होगा वो तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब आप जनता को, देश की जनता को बरगलाया है। उधर पाकिस्तान को भी देख लीजिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम न्यूक्लियर बम मारने से भी हिचकेंगे नहीं। अरे भाई, ये दुनिया तुम्हारे बाबा का की दुनिया नहीं। अपने देश के लोगों को भरपेट अनाज तो खिला नहीं पा रहे हैं। देश का जो देश दुनिया में जो आपकी स्थिति है उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, कहाँ बेइज्जत नहीं हो रहे हैं और बम मार रहे हैं। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि जब करगिल वार की बात थी, तो क्लिंटन साहब का वाजपेयी जी के पास फोन आया कि अमेरिका पाकिस्तान कह रहा है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो हम न्यूक्लियर वार करेंगे। तो कहते हैं कि वाजपेयी जी ने कहा था क्लिंटन से कि आप उनको कहिए कि न्यूक्लियर वार करें, वो हमारा एक शहर तबाह करेंगे, हम पूरा पाकिस्तान गायब कर देंगे दुनिया के नक्शे से। और कहा गया कि ये जवाब सुनकर के नवाज शरीफ जो है मौन हो गए। फिर तमाम चीजें हुई। तो पाकिस्तान की कितनी औकात है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये भारत की मीडिया को भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये औकात की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको समझा जाना चाहिए। वो भारत समिट में बोल रहे थे कल, और उन्होंने कहा कि हमारा विपक्ष यानी बीजेपी कुछ सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास पहले से ही सभी सवालों के उत्तर है। उसे ठीक से पता है कि क्या किया जाना चाहिए, और ये पूरी तरह से गलत है। संसद में आप देखते हैं, संसद में जब संवाद हो रहा होता है, किसी विधेयक पर चर्चा हो रही होती है, तो देखिए बीजेपी के नेता कैसे एग्रेसिव रहते हैं। मतलब आमतौर पे होता है कि विपक्ष एग्रेसिव रहता है, सत्ता पक्ष दबा रहता है, क्योंकि उसको सुनना है, उसको सरकार चलानी है, उसको व्यवस्था चलानी है, उसको पब्लिक को जवाब देना है। लेकिन संसद में उल्टा होता है, क्योंकि मीडिया उनके साथ है, उनके पास एग्रेसिव नोट वाले लोग हैं। और जो राहुल गांधी ने आगे कहा है वो बड़ा और जबरदस्त कहा है, इसको समझा जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैंने पैदल यात्रा की, जो पदयात्रा की थी उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, जो मैंने पैदल यात्रा की उससे दो बातें सीखी। दुनिया भर में हमारे विपक्ष का क्रोध, भय और घृणा पर एकाधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, विपक्ष कह दिया उन्होंने। जो वो कहते हैं कि गांधी की विचारधारा और सावरकर की विचारधारा, हालांकि सावरकर के प्रसंग पर उनको कोर्ट ने चेताया है और कहा है कि आप इतिहास भूगोल पहले जानिए फिर बोलिए। वो भी एक रणनीति है, वो भी एक राजनीति का हिस्सा है, ये भी समझना जरूरी है। लेकिन खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बाद में उस पर बात करेंगे। लेकिन जिसने इन्होंने जो कहा है कि क्रोध, भय और घृणा पर एक अधिकार है, पूरी दुनिया में कहीं भी उससे जीता नहीं जा सकता। यानी बीजेपी गुस्सा कर सकती है, भय दिखा सकती है, घृणा कर सकती है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इनका कभी हम मुकाबला कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस के पास ये हथियार नहीं है। कांग्रेस न किसी पे क्रोध कर सकती है, न किसी को भय दिखा सकती है, न किसी से घृणा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है
वो गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहती है, वो संविधान पे चलती है। ये राहुल गांधी का है। और वो कह रहे हैं कि क्रोध, भय और घृणा, इस रास्ते पर हम उनको जीत नहीं सकते, हर बार वो हमको मार देंगे, इसलिए हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और ये बड़ी बात उन्होंने राहुल गांधी ने कही। हालांकि राहुल गांधी को बेवकूफ साबित करने की, अनपढ़ साबित करने की, कम जानकार होने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। वो कानूनी तरीके से हो रही हैं, उनको कटघरे में खड़े करने की, उन्हें जजों द्वारा, मीडिया द्वारा कुछ ऐसी घटना लेकर के बीजेपी के नेता भी जो है प्रसंग उठाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे तमाम ट्रोलर्स लिखते रहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी ने, मुझे लगता है, लड़ना सीख लिया है। अभी तो खबर ये भी आई कि जो है दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वही उन्होंने भी राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कह दिया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से शालीन तरीके से, मैं बोलूंगा कि राहुल गांधी को तमाम गालियां दी जा रही है, लेकिन राहुल गांधी मुद्दे से कभी नहीं भटक रहे। मोदी जी भी अपनी यात्रा कैंसिल करके आए हिंदुस्तान, पहलगांव की घटना के बाद। राहुल गांधी भी आए। मोदी जी बिहार चले गए, राहुल गांधी पहलगांव गए। ये अंतर है। जो रोल प्रधानमंत्री को निभाना चाहिए था, वो रोल राहुल गांधी ने निभाया। फिर भी राहुल गांधी बेवकूफ है, राहुल गांधी देशद्रोही है। लेकिन इसी बीच एक और बात है कि राहुल गांधी के अगर ढेर सारे बैरी हो गए हैं सुनियोजित तरीके से, तो राहुल गांधी के समर्थन में भी बहुत लोग खड़े हैं। और देश जो है, वो केवल बीजेपी की भाषा बोलने वाले लोग यहाँ नहीं रहते। वो संभव है कि मीडिया और जो है तंत्र ऐसा है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोले तो उसको डर लगता है बोलते हुए। जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी न सेट हो जाए, उनके खिलाफ कुछ जांच न हो जाए, उनके खिलाफ कुछ और प्रॉब्लम न हो जाए, ये तमाम चीजें चल रही है। तो राहुल गांधी को छोटा करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। अभी देखिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी की इस पीड़ा को समझ रहे हैं, क्योंकि देश जिस तरह, जिस हालात में है, जिसमें देश में जिस तरह के माहौल बनाए गए हैं, उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। खास करके वो परेशान है जिनको संविधान की चिंता है, जिनको लगता है कि देश संविधान के साथ चलना चाहिए। संविधान ही है जो हमारे देश को बचाएगा। और जो हिंदू मुसलमान है, जो ब्राह्मण और दलित है, इस झगड़े में देश का नुकसान होगा। जो ये मानते हैं, उनको लग रहा है कि कांग्रेस विकल्प है, नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे राहुल गांधी हैं, इसलिए कई लोग राहुल गांधी को अब बहुत गंभीरता से लेने लगे और उनको डिफेंड भी करने लगे। देखिए, जो एक और घटना है कि राहुल गांधी को परेशान करने का, आपको ये पता है कि उनकी नागरिकता छीन ली गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी। नागरिकता नहीं, क्षमा करेंगे, उनका जो है सदस्यता, जो सांसद सदस्यता है पिछली बार, वो छीन ली गई थी, उनका घर छीन लिया गया था। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उस पर जो है वो उनको सब वापस हुआ उनका। फिर वो वापस जीत करके आए, और जो अमेठी में हराया था उन्होंने, स्मृति ईरानी ने, वो जो जिस तरह से खम ठोक रही थी, वो स्मृति ईरानी गायब हो गई, पूरे नक्शे से गायब हो गई, कहीं उनकी चर्चा नहीं हो रही। और इस बार भी दोनों दोनों लोकसभा सीटें जीत ली, वहां केरल से भी जीत ली, वायनाड की सीट, और रायबरेली की सीट भी जीती। और शर्मा जी ने, जो कहते हैं कि मैं सच्चा सिपाही हूं और राहुल गांधी सोनिया गांधी के करीबी हैं, उन्होंने हरा दिया उनको, के एल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी जी को। हालांकि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ जब लोगों ने, ट्रोलर्स ने, कांग्रेस में भी ट्रोलर्स हैं, उन लोगों ने हमला करना शुरू किया, तो राहुल गांधी ने कहा ये गलत है, हार जीत लगी रहती। लेकिन स्मृति ईरानी को कभी जो है ये नहीं हुआ कि राहुल गांधी के प्रति कोई ये भाव रखे, कि इंसानियत का भाव रखे। हमेशा राहुल गांधी को उन्होंने निशाने पर रखा। अब ईडी जो है उनके खिलाफ जो है जांच जो चल रही है, कहा गया कि चार्जशीट दायर हो गया है। और जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें कोर्ट से जो है ईडी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और जो लोग हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, उनको नोटिस भेजा। लेकिन जो दिल्ली की अदालत है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने नोटिस देने से इनकार कर दिया। ये फ्राइडे की बात है। और कहा कि हम आरोपियों का पक्ष सुने बिना नोटिस जारी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी कहा कि
आपने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कई डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल कीजिए, उसके बाद नोटिस जारी करने पर सोचेंगे, ये कोर्ट ने कहा। अब इस पर ईडी ने क्या कहा, ये भी बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि जब आपका इंटेंशन ही हो, हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, एनी कॉस्ट, जिसको कहते हैं ये केन प्रकार, तो क्या जवाब होता है वो सुनिए। वो कह रहे हैं ईडी के लोग कि ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा, संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे, इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। मतलब ईडी ये कहना चाह रही है कि हम सब पक्ष ला के दे दिए, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी इससे क्या सुनेंगे, या जो वो है क्या सुने, हम सब सुन चुके हैं। आप टाइम वेस्ट करेंगे और ये ज्यादा वक्त नहीं है नोटिस जारी करने के लिए, आप आदेश जारी कीजिए। इतनी हड़बड़ी क्यों है भाई? कोर्ट ने हालांकि ये नहीं पूछा कितनी हड़बड़ी क्यों है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप सारे ला करके दो, उसके बाद हम सुनेंगे। और अब 2 मई को इस पर सुनवाई होगी वापस। जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि नोटिस की जरूरत है, वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। जो भी जज हैं जिन्होंने ये कहा है वो बड़े समझदार जज। ऐसे जजों की तारीफ की जानी चाहिए। और हम उस पर अब नहीं जाते हैं कि क्या मामला है, बहुत बार उस पर बात हो चुकी है, लेकिन मैं, ये जो हो रहा है, ये चार्जशीट जो दाखिल किया गया, हालांकि ये तो मामला चल रहा है 2013 से, लेकिन फिर अचानक 2025 में जो है इस पर तेजी से कार्रवाई शुरू। और उसकी वजह बताई जा रही है कि ये बिहार है, बिहार का चुनाव। बीजेपी जानती है कि अगर बिहार का चुनाव हम जीत गए और बिहार में अगर हमने मुख्यमंत्री अपना बना लिया, तो राहुल गांधी की छवि एक बार फिर से कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे, खराब करने में कामयाब हो जाएंगे, और राहुल गांधी को नैतिक तौर पे जो है चोट लगेगी, राहुल गांधी का मोरल डाउन होगा। ये बीजेपी को लग रहा है और इसीलिए तमाम तरीके की घेराबंदी कर रही है। हालांकि बिहार में जो स्थिति है, मोदी जी लगातार उस पर ध्यान दे रहा है, इसलिए पहलगांव की बजाय बिहार गए। और नीतीश कुमार की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। अब उनके करीबी लोग भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार अब वो नहीं रहे। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वहां अपने आप को खड़ा करना चाह रही है, राहुल गांधी खुद बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो पार्टी है उसका संगठन पूरा बदला गया है, नए अध्यक्ष, नई कमेटियां बनाई जा रही है। रोज खबरें आ रही है कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, कांग्रेस बहुत एक्टिव है। अब कांग्रेस कितना सफल हो पाती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उससे बीजेपी को डर है। और बीजेपी को डर ये है कि अगर बिहार अगर जीत गए ये लोग, और तेजस्वी यादव और कांग्रेस और माले जो वामपंथी दल है, तीनों मिलकर के महागठबंधन जो कहलाते हैं, अगर महागठबंधन की सरकार बन गई, तो मोरली जो है बहुत डाउन हो जाएगा बीजेपी का चेहरा। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर बिहार जीत लिए, उसके बाद झारखंड और बंगाल जीतना आसान है। तो बिहार की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। और बिहार की लड़ाई को राहुल गांधी भी हारना नहीं चाहते हैं, इसलिए तमाम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। बिहार में भी हिंदू मुसलमान करने की खूब कोशिश की जा रही है। और ये है कि नीतीश कुमार वो नहीं होने दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। नीतीश कुमार के पक्ष में ये बातें जाती है और इसीलिए माना जाता है कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ है, बीजेपी को अपर हैंड है, वहाँ एनडीए को की जीत के चांसेस ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से अब लोगों को अब उस तरह की उम्मीद नहीं है। सबको लगता है कि अगर नीतीश कुमार को अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। और बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाती है, तो बिहार का पूरा जो है सिनेरियो बदल जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में जो स्थिति है, वही स्थिति बिहार में हो जाएगी। तो बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं और क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी की छवि को नुकसान करने की जितनी कोशिश कर रही है बीजेपी, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, तमाम तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी, जिसको कहते हैं कि बेदाग होकर के निकल रहा है। राहुल गांधी लगातार जो है अपने आप को बचाते हुए निकल रहा है। और राहुल गांधी को लेकर के अब एक आम धारणा बन गई है कि राहुल गांधी को शिकार बनाया जा रहा है, वो विक्टिम है, सरकार उनके पीछे लगी। और सरकार पीछे इसलिए लगी कि राहुल गांधी को अगर निपटा दिया,
तो फिर कोई चुनौती देने वाला रहेगा नहीं। जो रीजनल पार्टियां, उनकी हैसियत नहीं है किसी की कि केंद्र में आकर के चुनौती दे सके। वो केजरीवाल साहब चुनौती दे रहे थे, विधानसभा चुनाव भी अपना हार गया, उसके बाद कहाँ है आपको पता है? केजरीवाल साहब जी को कोई चर्चा हो रही है? पहलगांव पे हुआ, पहलवान गांव पे कुछ केजरीवाल साहब का बयान आया? नहीं तो केजरीवाल साहब तो ऐसा बयान दे रहे थे कि लगा कि जो है देश अब जो है मोदी जी के बाद केजरीवाल की वजह से ही बचेगा। तो वो भी गायब हो चुके हैं। तो अब राहुल गांधी ही ले देकर बचे हैं, जो कड़ा मुकाबला कर रहा है। और मुझे लगता है देश के नागरिक भी समझ रहे हैं इस बात को। धीरे धीरे जो पहलगांव में जो हुआ, इतना हिंदू मुसलमान देश भर में करने के बाद भी पहलगांव में कश्मीर के मुसलमानों ने जिस तरह से धैर्य और जिस तरह से इंसानियत का परिचय दिया, भारतीयता का परिचय दिया, वो अपने आप में मिसाल है। 35 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं। और देश में भी तमाम जगहों पे लोग जो है इस बात के लिए मुसलमान तैयार हो रहा है कि भैया हमको पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना है, आपको पाकिस्तान से लड़ना है, हम पाकिस्तान के साथ है। इसलिए जयपुर में जो हुआ, जो बीजेपी के विधायक हैं उनको पीछे लौटना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। और जो राजस्थान के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि आप माफी मांगिए, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये बताता है कि राहुल गांधी जिस मकसद में लगे हैं, उस मकसद में उनको सफलता मिलने वाली है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।